चलिए आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर शुरुआत करते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शंस 5 to 9। सिस्टमैटिक स्टडी, डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 245। टोटल इनकम मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम referred to in section 5, computed in the manner laid down in the Income Tax Act. Total income is computed under 5 heads of income. Income computed under each head is thereafter aggregated, and the aggregate amount is gross total income. From gross total income, certain deductions are allowed under sections 80CCC to 80U, and the balance income after deductions is known as total income. तो ये पैरा में टोटल इनकम के बारे में बोला है। टोटल इनकम मतलब वो इनकम जो कि सेक्शन 5 में बताया गया। अब सेक्शन 5 में क्या बोला गया है कि टोटल इनकम का मतलब हो गया जो अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है, अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत जो इनकम हुई है उस इनकम को टोटल करना, ठीक है ना। वो टोटल करने के बाद जो इनकम होगी, जो टोटल्ड इनकम होगी, उसको बोला जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस दिया जाएगा अंडर सेक्शंस 80CCC टू 80U। 80CCC से लेकर 80U के बीच में जो डिडक्शंस मेंशन्ड है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, वो डिडक्शन दिया जाएगा। एंड द बैलेंस इनकम आफ्टर डिडक्शन इज नोन एज, और जो बैलेंस इनकम बचेगा उस इनकम को बोला जाएगा टोटल इनकम। ठीक है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स, सेक्शन 5 क्या है? Total income of an assessee cannot be computed unless we know his residential status in India during the previous year. According to the residential status, the assessee can either be a resident in India or non-resident in India. However, individual and HUF, if resident in India, will be either resident and ordinarily resident in India or resident but not ordinarily a resident in India। तो इसमें ये बोला गया है कि टोटल इनकम जो होती है वो एसएसी के रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। और जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट रेसिडेंट इन इंडिया और सेकंड नॉन रेसिडेंट इंडिया। या तो एक एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया होगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। अगर वो एसएससी इंडिविजुअल और या एचयूएफ है और वो रेसिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, फर्स्ट कि वो इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए, दूसरा कि वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अगर है तो फिर उसका सब डिवीज़न और दो पार्ट्स में किया गया है। वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है या फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये सब का कैलकुलेशन क्या क्या होता है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू रेसिडेंशियल स्टेटस इज एज अंडर। क्या है? In the case of resident in India, resident and ordinarily resident in case of individual or HUF, section 5(1). Section 5(1) बात करता है resident in India और resident and ordinarily resident in case of individual or HUF। क्या? The following incomes from whatever source derived from part of total income in case of resident in India, ordinarily resident in India। ये जो सोर्सेस है इसको इंक्लूड किया जाएगा टोटल इनकम में, अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया है या फिर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया है। एनी इनकम
which is received or is deemed to be received in India in the relevant previous year by or on behalf of such person. कोई भी इनकम जो कि या तो मिल गई हो या फिर मान लिया गया हो कि वो मिली है इंडिया में, भारत में मिली है, टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड हुई है भारत में इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, पिछले साल, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, या फिर उस पर्सन के द्वारा या उस पर्सन के बिहाफ में. नंबर बी, एनी इनकम विच एक्रूज और अराइजेस और इज डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया during the relevant previous year. Any income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise in India during the relevant previous year. कोई भी income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise in India during the relevant previous. पिछले साल में या तो वो accrue हुई हो या arise हुई हो या मान लिया गया हो कि वो accrue या arise हुई है भारत में. पहला वाला पॉइंट हो गया मिलना, received. दूसरा वाला हो गया वो एक्रू, मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुआ है पैसा, लेकिन वो मान लिया गया है कि वो भारत में ही रिसीव हुआ है. तीसरा, एनी इनकम विच एक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. कोई भी इनकम जो कि भारत के बाहर एक्रू और अराइज हुई हो. मेनली अगर हम देखा जाए तो हर तरीके की इनकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के टोटल इनकम में इंक्लूडेड कर दी जाती है. मेनली यही है. फर्स्ट है कैश, दूसरा है ये इसको बोला जाता है एक्रूअल, मतलब कि मिला नहीं है, जो बाकी है लेकिन मिलेगा, लेकिन इनकम भारत में हुई है. और तीसरा अगर भारत के बाहर हुई है, एनी इनकम विच एक्रूज और राइज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. ठीक है. अब दूसरा, इन द केस ऑफ ए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. अब अगर वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ ओनली. ये इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के केस में ही सिर्फ एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 5(1) एंड इट्स प्रोविजो. द फॉलोइंग इनकम्स फ्रॉम वॉट एवर सोर्स डिराइव्ड फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम इन द केस ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया. नीचे दिए गए वाले जो इनकम है वो इंक्लूड कर लिए जाएंगे, वॉट एवर सोर्स. चलिए देखते हैं. नंबर ए, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन. एनी इनकम विच इज रिसीव्ड और इज डीम्ड टू रिसीव्ड, ये भी पहला वाला कंडीशन सेम है. एनी इनकम विच इज रिसीव्ड और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन. ठीक है. दूसरा, एनी इनकम विच एक्रूज और अराइजेस और इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज टू हिम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. एनी इनकम विच एक्रूज और अराइज और इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज टू हिम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन इंडिया. ये भी इंडिया ही होना चाहिए. ठीक है ना. ये नंबर बी वाला पॉइंट सेम. नंबर सी इम्पॉर्टेंट है. नंबर सी इम्पॉर्टेंट है. Any income which accrues or arises to him outside India during the relevant previous year, but if it is derived from a business controlled in or a profession set up in India. कनेक्शन होना चाहिए इंडिया में, या तो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से या प्रोफेशन सेटअप हुआ है भारत में. चाहे पैसा बाहर में मिला हो, चाहे इनकम बाहर में जनरेट हुआ, तभी उसको टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा. C point, number C point is important. Any income which accrues or arises to him outside India during the relevant previous year, if it is derived from a business controlled in or a profession set up in India. ठीक है. In the case of non-resident, अब आ जाओ non-resident के केस में. ये हो गया सेक्शन 5(2). The following incomes from whatever source derived form part of total income in the case of non-residents in India. क्या क्या है वो? Any income which is received or is deemed to be received in India during the relevant previous year by or on behalf of such person. That is, point number A is common.
In all the three circumstances, point number A is common. Number B, any income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise to him in India in the relevant previous year. That is point number B is also common. But point number C is not there. इसका मतलब हुआ कि point number C से अगर कोई income मिलती है, that income will not be included in the total income of the SSC if that SSC is a non-resident. ठीक है? Thus, it may be noted that income described in items A and B above are to be included in total income of all the three categories of the SSCs. In the same manner, the income described in item number C, that is income which accrue or arise outside India, is not includable in the total income at all in case the SSC is non-resident in India, includable in the total income in the case of resident but not ordinarily resident in India, only when it is derived from a business controlled in or profession set up in India. इतना आगे वाला चीज़ों का explanation ही है. Therefore, the incidence of tax is likely to be more in case of an SSC who is resident and ordinarily resident in India, a little less in case of a resident but not ordinarily resident in India, and the least in case of non-resident in India if the SSC has various incomes both inside and outside India. ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि अगर SSC रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम होगा उन SSCs के ऊपर में जो कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और जो नॉन रेसिडेंट है उसको सबसे कम होगा. अच्छा, इम्पोर्टेंट नोट्स. Income accruing or arising outside India shall not be deemed to be received in India only by reason of the fact that it is taken into account in a balance sheet prepared in India. ठीक है, इसका मतलब वही है कि इनकम को इंक्लूड सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता अगर वो फॉरेन इनकम है कि उस इनकम को बैलेंस शीट में, इंडिया में बनाई गई बैलेंस शीट में इंक्लूड किया गया. ये एक बेस नहीं हो सकता है. ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं. द इनकम विच हैज़ इन एनी प्रेसिडिंग ईयर बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन ऑन एक्रूअल बेसिस shall not again be included on its received by him in India during the previous year. जब उसको पैसा मिलेगा एक्रूअल बेसिस में अगर इंक्लूड हो गया तो एक ही बार इंक्लूड होगा. अच्छा, any income is to be included in the total income only if it is taxable as per the provisions of the Income Tax Act and shall be computed as per the provisions of the Act. Exempt income shall not form part of total income. जो टैक्सेबल होती है इनकम वही इंक्लूड होगी, जो एग्जाम्प्ट इनकम होती है वो इंक्लूड नहीं होगी. कौन कौन सी एग्जाम्प्ट इनकम होती है वो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 10 में इंक्लूडेड है. रिसिप्ट ऑफ इनकम फॉर पर्पसेस ऑफ टैक्सेशन, व्हाट इज रिलेवेंट इज द फर्स्ट रिसिप्ट. If an amount is received outside India and then subsequently remitted to India, it shall be a receipt outside India, and merely because it has been remitted to India would not make it an income received in India. For example, a non-resident receives rental income equivalent to rupees 80,000 in USA but then remits it to India. This income would not be taxable in his hands because it is neither earned in India nor received in India. बाहर में इनकम मिली, अर्न की गई, पैसा भी बाहर नहीं मिला, और उस पैसे को जो भारत में रेमिट किया गया, दे दिया गया या भेज दिया गया, उसको इनकम नहीं माना जाएगा.
income in cash or in kind, income is taxable whether it is received in cash or in kind. Where income is received in kind, its value should be determined as per the provisions of the Income Tax Act for purpose of inclusion in the taxable income. अगर इनकम कैश में हो तो भी इंक्लूडेड होगा, इनकम अगर काइंड में हो तो भी इंक्लूडेड होगा। अगर इनकम काइंड में होती तो उसका इंक्लूजन किस हिसाब से होगा, वो उस हिसाब से होगा जो हिसाब इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है। Income should pertain to the previous year. The income to be taxed in a particular assessment year is the income which is earned or which arises during the relevant previous year. Therefore, if an income which was earned during any earlier year but which could not be taxed in India due to any reason, may be because of the fact that the assessee was a non-resident in that year, will not become taxable merely because it has been remitted to India during the previous year. For example, if X earned an income of rupees 2 lakhs during the previous year 2002-03 outside India and kept it outside India during that year, but remitted this amount to India during the previous year 2003-04, it shall not be taxed as the income of this year. क्लियर कट बात है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वैसा कुछ नहीं है समझाने लायक। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। अब ये तो हम लोग समझ गए कि टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। अब हम लोग निकालेंगे कैसे, या हम लोग को पता कैसे चलेगा कि भाई ये एसएससी रेसिडेंट है, ये एसएससी नॉन रेसिडेंट है, ये एसएससी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ये एसएससी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कैसे पता चलेगा? तो अब हम लोग ये सीखेंगे सेक्शन 6 में। नीड टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। एज डिस्कस्ड अबव, द टोटल इनकम इज डिफरेंट इन केस ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया and a person non-resident in India. Further, in case of a person being individual and HUF not ordinarily resident in India, the meaning of total income shall be slightly different. Since the total income of an SSC varies according to his residential status in India, the incidence of tax shall also vary according to such residential status in India. Okay. Basic rules for डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। बेसिक रूल, मिनिमम रूल क्या है, नियम क्या है, ये बताना रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाने के लिए। द फॉलोइंग बेसिक रूल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। एग्जाम्पल, there are separate set of rules for determining the residential status of an individual and separate rules for companies। मतलब हर अलग अलग टाइप की एसएससी के लिए अलग अलग नियम है। अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का तरीका अलग है, अगर वो कंपनी है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का तरीका अलग है। Residential status is always determined for the previous year because we have to determine the total income of the previous year only. Residential status previous year के रिलेशन में निकाला जाता है। Residential status of a person is to be determined for every previous year because it may change from year to year. हर previous year के निकालना होता है, ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया हो गया। हर प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना ज़रूरी है क्योंकि वो बदल भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 2002-03 मे बिकम ए नॉन रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर 2003-04। जो कि रेसिडेंट है, एक साल में आने वाले सालों में वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इफ ए पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया इन ए प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू एन असेसमेंट ईयर in respect of any source of income, he shall be deemed to be resident in India in the previous year relevant to the assessment year in respect of each of his other source of income, section 6. Right.
अगर एक एसएससी एक पार्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम निकालते वक्त पता चलता है कि वो रेसिडेंट है, तो दूसरे सोर्सेस ऑफ इनकम से भी ये मान लिया जाएगा कि वो रेसिडेंट ही है। मतलब वो सोर्स को लेकर के हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालते, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालते। कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो उसका प्रीवियस ईयर से रिलेशन में हम लोग निकालते हैं। अगर वो रेसिडेंट है तो सारे सोर्सेज के लिए वो रेसिडेंट है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो सारे सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो नॉन रेसिडेंट है। A person may be a resident of more than one country for any previous year. If Y is a resident in India for previous year 2003-4, it does not mean that he cannot be a resident of any other country for that previous year. मतलब एक एसएससी एक से ज़्यादा कंट्री में रेसिडेंट हो सकता है। तो रेसिडेंट और सिटीजनशिप में फ़र्क है, रेसिडेंट एक अलग कंसेप्ट होता है। Citizenship of a country and residential status of that country are separate concepts. A person may be an Indian national or citizen but may not be a resident in India. On the other hand, a person may be a foreign national citizen but may be a resident in India. तो resident और citizenship में फ़र्क है। It is the duty of the SSC to place all material facts before the assessing officer to enable him to determine his correct residential status. सारे फैक्ट्स को असेसिंग ऑफिसर के समक्ष रखना जरूरी है जिससे कि असेसिंग ऑफिसर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल सके। चलो अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सेक्शन 6(1) रूल्स देखते हैं क्या क्या रूल है। एन इंडिविजुअल में इधर भी, अब एक इंडिविजुअल क्या होगा, रेसिडेंट हो सकता है और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। एन इंडिविजुअल कैन नॉट सिंपली बी कॉल्ड ए रेसिडेंट इन इंडिया। हम लोग सिंपली उसको रेसिडेंट नहीं बोल सकते, वो रेसिडेंट का भी सब क्लासिफिकेशन होगा। इफ ही इज ए रेसिडेंट इन इंडिया वी हैव टू फर्दर डिटरमाइन वेदर ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये हम लोग इंडिविजुअल का केस अभी हम लोग कर रहे हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इंडिया, कब हम लोग मानेंगे कि या समझेंगे कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन। नीचे दिए गए दो कंडीशंस है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर एक इंडिविजुअल फुलफिल करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है। पहला कंडीशन, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। पिछले साल में कम से कम 182 डेज के लिए वो इंडिया में था। He is in India for a period or periods amounting in all to 182 days or more in the relevant previous year। ठीक है। और दूसरा, he is in India for 60 days or more during the relevant previous year and has been in India for 365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। दूसरा कंडीशन है कि पिछले साल में तो वो कम से कम 60 दिन के लिए भारत में हो और पिछले साल को छोड़ करके जो पिछले के 4 साल हैं, पिछले साल में तो 60 दिन कम से कम उसको भारत में रहना होगा और 60 दिन पिछले साल को छोड़ करके उसके पिछले जो 4 ईयर्स है उसमें टोटल 365 डेज उसको भारत में होना टोटल। ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर वो इंडिविजुअल फुलफिल करता है तो हम उसको रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। अब यहाँ एक एक्सेप्शंस है, देर आर 2 एक्सेप्शंस टू द अबव रूल। यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या है देखते हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया and who lives India in any previous year,
for the purpose of employment outside India, the period of 60 days in condition number 2 supra मतलब ऊपर वाला, उसको supra बोलते हैं, shall be substituted by 182 days from assessment year 1983-84 onwards. That is, he shall not be a resident of India unless his stay in India is at least 182 days during the relevant previous year in which he lives in India. Similarly, in case of an individual who is a citizen of India and who lives in India in any previous year as a member of the crew of an Indian ship, the period of 60 days will be substituted by 182 days from assessment year 1990-91 onwards. तो क्या बोला? पहला, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन, वो भारत का सिटीजन होना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ही वो लिव्स इंडिया, जो भारत को छोड़ देता है इन एनी प्रीवियस, किसी भी प्रीवियस ईयर में, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के खातिर। एम्प्लॉयमेंट कहाँ? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इस केस में जो 60 दिन है, नंबर 2 का जो पॉइंट है वो बदलकर नंबर 1 का पॉइंट एप्लीकेबल होगा, मतलब वो 182 डेज में तब्दील हो जाएगा। और अगर कोई इंडिविजुअल जो कि भारत का नागरिक है, वो अगर किसी शिप का क्रू है और शिप का क्रू होने के कारण उसको भारत के बाहर जाना पड़ता है, इन दैट केस ऑल्सो 60 days विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 182 days। मतलब पॉइंट नंबर 2 नल एंड वाइड होगा, नंबर 1 एक ही पॉइंट, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वही होना पड़ेगा अगर उसको रेसिडेंट इन इंडिया निकालना है तो, बनाना है तो। नंबर 2 पॉइंट, ये तो पॉइंट तो भारत का है। और दूसरा है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन, जो कि भारत का सिटीजन है और इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या ये दैट इज द सेकंड पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, वो इंडियन ओरिजिन का होना होगा, या तो वो भारत का नागरिक है या वो इंडियन ओरिजिन का। इंडियन ओरिजिन क्या है हम लोग पढ़ेंगे बाद में। हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो कि भारत के बाहर का ही है, कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस, जो कि इंडिया के विजिट के लिए प्रीवियस ईयर में आता है। द पीरियड ऑफ 60 days इन द सेकंड कंडीशन गिवन अबव विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 182 days, दैट इज ही शैल नॉट बी अ रेसिडेंट अनलेस हिज स्टे इन इंडिया इज at least 182 days during the 11 previous year in which he visits India. The above conditions with exceptions may be called as category A conditions. ठीक है, इंडियन ओरिजिन हम लोग समझेंगे बाद में। Important explanations. A relevant previous year means the previous year for which the residential status is being determined. Relevant previous year का मतलब, अच्छा। Number 2, in computing the period of stay in India, it is not necessary that the stay should be for a continuous period. मतलब लगातार होना ज़रूरी नहीं है, टूटा फूटा भी होगा, 2 दिन रहा फिर चला गया, 3 दिन रहा फिर चला गया, that will also be counted. What is to be seen is the total number of days stay in India during the relevant previous year. Total number of days कितना रहा। Number 3, it is also not necessary that the stay should be only at one. ये भी जरूरी नहीं कि वो कलकत्ता में आए तो उसको कलकत्ता में ही रहना पड़ेगा, वो भारत के किसी भी जगह में रह सकता है। Example, he may stay at Bombay for 90 days and then go out of India on a return in the same previous year. He may stay at Delhi for 120 days during the same previous year. His total stay in India will be 210 days for that previous year. ठीक है। Generally, in computing the period of 182 days, the day he enters India and the day he leaves India should both be treated as stay in India. ये बहुत important है। मिनिमम 182 days निकालने के लिए जिस दिन वो भारत में आया और जिस दिन वो भारत से गया, वो दोनों दिन काउंट करना पड़ेगा। Should both be treated as stay in India. However, in borderline cases मतलब एक्सट्रीम, जहाँ पर 182 ही पहुँच रहा है किसी तरीके से, 182 मिनिमम चाहिए, 182 ही पहुँच रहा है, इन दैट केस को बॉर्डरलाइन केस बोलते हैं, वेयर स्टे इन इंडिया इज नियर अबाउट 182 days
his stay in India has to be calculated on hourly basis. तब hourly basis में भी calculation किया जा सकता है. And a total of 24 hours will be taken as one. उस केस में जो 24 hours होगा उसको एक दिन माना जाएगा. For example, जैसे कि if a person is in India for 82 days and 6 hours and then again he comes to India for 20 days and 20 hours, his stay in India will be taken as 103 days, 103 days. In a question where hour of entry and departure is not given, we should take both day of entry and day of departure as stay in India. ये तो पहले पढ़ लिया हम लोग. Place and purpose of stay in India is immaterial. कौन सी जगह क्या उद्देश्य से भारत में है, that is not at all important. Presence in territorial waters of India would also be regarded as presence in India. अगर भारत के जो एरिया है वो एरिया मतलब समुद्र का भी एक एरिया बनाया गया है, यहाँ से समुद्र भारत के अंदर में आता है, तो अगर वो उस समुद्र के पार्ट में है जो कि भारत के अंदर आता है तो भी उसको काउंट किया जाएगा. Territorial waters of India would also be regarded as presence in India. Similarly, although for the purpose of FERA, the intention of person to reside in India is important, the same is not relevant for residential status under Income Tax Act 1961, which is based purely on the number of days of stay in India. ठीक है, तो ये सब चीज़ important नहीं है. Purpose and place. Section 61A provides that where a non-resident employee of a foreign company visits India for the first time and stays for more than 180 days in the financial year and continues to receive salary from his foreign employer outside India, subsequently takes up employment with an Indian employer and starts drawing salary in India, and his period of employment with the Indian employer is less than 182 days, he is not to be treated as a resident, as the period of his stay beginning with the date on which the source of income in India comes into existence and ending with the financial year is less than 182 days, although his total stay in India exceeds 182 days in the financial year, in view of the provisions of section 61A, read with the proviso to section 3(1). ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसमें the individual is treated as being in India, जो origin है, if he is at any place within the territorial waters of India. ठीक है, a person is said to be of Indian origin, ये Indian origin, that is very important. if he, अगर वो और either of his parents या उनके कोई भी parents हो, any of his grandparents या उनके कोई भी grandparents was born in undivided India, वो अगर उनकी पैदाइश अनडिवाइडेड इंडिया में हुई हो. सेक्शन 115C. Meaning of employment. The term employment is not defined in the Income Tax Act. A man may employ himself so as to earn profits in many ways. Thus, he can set up an independent practice abroad, or businessman can shift his business activities to a foreign country. A person merely undertaking tours abroad in connection with his employment in India would not be eligible for the relaxation provided under exception 1. ठीक है, जो घूमने के लिए जाता है उसको नहीं दिया जाता है. चलो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.